इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेकर आए हैं, सबसे पहला जो विषय है वो रहेगा फलदार वृक्षों में उर्वरक प्रबंधन के बारे में, और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे कि जो गेहूं के जो मुख्य कीट हैं और उनकी रोकथाम के बारे में। तो किसान भाइयों, सबसे पहला जो बातचीत लेके हम आपसे कर रहे हैं वो है कि जो फल वृक्ष हैं, देखियो जो फलदार पौधे आपने अपने बाग में या खेत में लगा रखे हैं, या जिन भाइयों ने लगाने के खातिर कोई योजना बनाई हुई है, तो इसके लिए जो फलों का उत्पादन हम करेंगे या करते रहे हैं, तो उसके लिए भाइयों एक तो खाद और दूसरा जो है ना उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वो रखा है। क्योंकि अगर हम पौधों को जो फलदार हैं उनको उर्वरक अच्छा देवेंगे या फिर खाद अच्छी घेरेंगे, तो एक तो पौधे की बढ़वार बढ़ेगी, दूसरा उसमें जो वनस्पतिक जो वृद्धि है उसके लिए पानी के अतिरिक्त और खाद के अति आवश्यकता बहुत होगी। जो पौधों के लिए पोषक तत्व हैं या फिर इनकी कमी से कई बार देखा है पौधे की वृद्धि है या उपज है और फलों की जो गुणवत्ता है, इसके ऊपर कई बार बुरा असर पड़ जाए। तो इसके लिए पौधे खातिर बहुत ज़रूरी है जो 16 तत्व बता रहे हैं। एक तो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, तांबा, जस्ता, बोरोन और मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे के सारे 16 तत्व इसमें आवे हैं। और इनमें जो कार्बन है या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो जो पौधे हैं उन खातर जो है एक तो जल, दूसरा वायु, तो वो लेंदे रवाइना ना, बाकी आमना उस पौधे के अंदर वो देने पड़ा है। और उर्वरक की बात कर लें और इसकी मात्रा की बात करें तो फलदार पौधे खातिर एक तो खाद और उर्वरक की जो मात्रा है वो देखनी है कि हमने कि एक तो अगर हमारी भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो अच्छी है, या फिर सिंचाई व्यवस्था कैसी है उसकी, और फल वृक्ष की किस्म किस तरह की है, पौधे की उम्र कितनी है, या फिर इनकी जो बढ़वार है या फिर फल उत्पादन पर निर्भर करेगी कि वो कितना फल देवेगा। तो कई बार देखा है कि जो भूमि की जांच करा के उसके में जिन तत्वों की कमी है वो हमने उसमें देने हैं। और खाद और जो उर्वरक है उनका देने का भी भाई टाइम हुआ है। एक तो खाद और उर्वरक का जो प्रयोग है वो पौधे की किस्म के ऊपर बहुत अति निर्भर करेगा कि पौधे में उर्वरक और या फिर उस समय क्या डालना चाहिए, किस चीज़ की वो पौधा मांग कर रहा है। इसके अलावा कई बार देखने में यो भी आवा है कि जो फलों की बढ़वार है उसके टाइम पर पौधे में जो पोषक तत्व है उनकी जरूरत पड़ती रहा है, लेकिन जो गोबर की खाद है या फिर कंपोस्ट खाद है वो कम से कम हमने 1-2 महीने पहला वो पौधों में डालनी चाहिए। इसके साथ साथ उसमें और भी जो पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता है, उनका भी टाइम पर उपलब्ध कराना बड़ा ज़रूरी है। और एक बात और है कि भाई खाद कहाँ और किस तरह डालना, फिर इसका भी जिक्र करेंगे। जो खाद है या फिर उर्वरक है, पौधे के जो सक्रिय जड़ें हैं उनके पास डालना बहुत ज़रूरी है। कई बार अगर पौधे से दूर डाल लेंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने ध्यान रखना है कि जो पौधा है एक तो उसकी जड़ों में के नज़दीक डालना है, और फलदार वृक्षों की जो सक्रिय जड़ है यानी कि मुख्य जो टहना उसका तना है उसे 30 से लेकर 150 सेंटीमीटर की दूरी पर और पौधे के फैलाव तक जो है ना वो जरूर देनी चाहिए। यानी कि जितना पौधा फैल रहा है उस
भाग में तो हमने खाद डालनी जरूरी है। फलदार पौधा जितना बड़ा होगा उतनी ही इसकी जड़ें हैं जो मुख्य तने से दूर होंगी वो चली जाएंगी, और इसलिए जड़ा भी इसकी जड़ नहीं है वहाँ पर खाद और उर्वरक डालने का कोई फायदा भी नहीं होता। दूसरा, जो फलदार पौधे हैं उनमें खाद उर्वरक कब देना चाहिए और कहाँ और किस तरह डालें, अलग अलग पौधे के हिसाब से अलग अलग डालनी है। जिस तरह के जो नींबू वर्गीय फल हैं उसमें एक तो खाद और उर्वरक मुख्य तने से 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर दूर या फिर 20-30 सेंटीमीटर गहराई तक और पौधे के फैलाव तक आपने उसमें खाद डालनी है। गोबर की खाद या फिर सारा फास्फोरस दिसंबर में यानी कि आजकल के दिनों में या फिर 22 जनवरी में जरूर डाल दें, और आधी नाइट्रोजन खाद मध्य फरवरी में और आधी अप्रैल में डालकर सिंचाई करनी बहुत ज़रूरी है। अमरूद की बात करें तो खाद और उर्वरक मुख्य तने से 45 से लेकर 60 सेंटीमीटर दूर और 15-20 सेंटीमीटर गहराई तक डालें और पौधे के फैलाव तक भाई जरूर डालें। गोबर की खाद आधी सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटास फरवरी में दें और बाकी आधी जुलाई में दें। खादों का प्रयोग जो है ना मिट्टी की जांच के आधार पर करें, क्योंकि अगर मिट्टी की जांच करवा रखी है तो भाई ये भी पता लग जाएगा कि पौधे को किस चीज़ की कमी है, फिर हमने वही आवश्यक जो पोषक तत्व है उसमें वही देने पड़ेंगे हमने। और आम की बात कर लें तो खाद और उर्वरक मुख्य तने तय 1-2 मीटर या फिर 20-30 सेंटीमीटर गहराई पर अपना डालना है, और गोबर की खाद और फास्फोरस दिसंबर में तथा आधा नाइट्रोजन और पोटास फरवरी में जरूर डालें। और जो फलित वर्ष में जो यूरिया खाद है इसकी भाई अतिरिक्त मात्रा देनी है तो आपने वो जून के महीने में आप दे सको। बेर की बात कर ले जो, क्योंकि आजकल बेर का भी सीजन आवेगा, तो खाद और उर्वरक जो है ना पौधे के मुख्य तने से 90 से लेकर 120 सेंटीमीटर दूर और चारों तरफ भाई उसके आपने फैला देना है। और गोबर की खाद जून के अंत में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में कटाई के बाद डालनी है आपने। और 1.250 किलोग्राम सुपर फास्फेट जून जुलाई में डालें, तो इससे जो है ना जो पैदावार है बड़ी अच्छी होने की संभावना रहेगी। आधी यूरिया खाद जुलाई में और आधी मात्रा भाई नवंबर में जरूर डालें। आंवले की बात करें तो खाद और उर्वरक भाई मुख्य तने तय 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर दूर पौधे के भाग फैलाव तक भाई डालनी है आपने। गोबर की खाद और फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालनी है, यानी कि आजकल का जो सीजन चल रहा है वो खाद पानी देने का चल रहा है। आधा किलोग्राम यूरिया खाद फरवरी में डालें और आधा किलोग्राम जो है ना यूरिया भाई खाद जुलाई में जरूर डाल देनी है आपने। आड़ू की बात करें खाद और उर्वरक मुख्य तने से भाई 45 से लेकर 75 सेंटीमीटर दूर फैलाव तक डाल दें, और गोबर की खाद फास्फोरस और पोटास दिसंबर या फिर जनवरी में डालें। आधी नाइट्रोजन फरवरी मार्च में फूल आने से पहले और आधी नाइट्रोजन 1 महीने के बाद आपने डालनी है। इसी तरह अंगूर की बात करें तो भाई खाद मुख्य तने से 45 से 60 सेंटीमीटर दूर और 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई पर डालनी है। गोबर की खाद जनवरी में दें। बेलों की छंटाई के तुरंत बाद जो है ना अपने फरवरी में आधी यूरिया खाद और सुपर फास्फेट की मात्रा डालनी है। बची हुई यूरिया खाद और पोटाशियम सल्फेट की मात्रा अप्रैल के आखिरी सप्ताह में फल लगने के बाद आपने वो देनी है। नाशपाती की बात कर लें तो खाद और उर्वरक मुख्य तने तय भाई 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक दूर डालें। गोबर की खाद और फास्फोरस दिसंबर के महीने में डालें। आधी नाइट्रोजन फरवरी में डालें और शेष बची हुई नाइट्रोजन अप्रैल के महीने में डालें। तो इस तरह जो हरियाणा के अधिकतर भागों में जो है ना नाइट्रोजन और जिंक तत्वों की कमी पाई जावे भाई, तो जिन्हें हम जो है ना इन तत्वों को डालने से इनको पूरा कर सके है। और इस तरह भाई कई बार देखा है कि जिंक की भी कमी हो जाए तो पूरे बड़े हुए पत्तियों में पीलेपन को मोटे लीफ कवा और कोमल शाखा की सबसे ऊपर वाली पत्तियां छोटी हो जाएंगी, इसमें टहनियाँ सूखनी शुरू हो जाएंगी, फूल कम आवेंगे। तो इस तरह जो है ना आपने एक बात का ध्यान रखना है, जिंक की कमी को पूरा करने खातर भाई 0.5% या 5 किलोग्राम सल्फेट 2.5 किलोग्राम बुझा या चूना लेकर 1000 लीटर पानी में घोल कर भाई मई जून और अगस्त सितंबर में पौधे के ऊपर छिड़काव करें, तो इससे जिंक की कमी भाई पूरी हो जाएगी। तो या तो चर्चा करिए हमने फलदार पौधों में उर्वरक का प्रबंधन किस तरह करेंगे। तो इसके साथ साथ भाई एक बात और बता दें, जो भाई सरकार है केंद्र की, वो केंद्र की सरकार चाह रही है कि जो किसानों की जो आमदनी है भाई 2022 तक पूरी की पूरी जो है ना भाई वो दुगनी करने की मनसा रखा है। यानी कि जो 2022 का साल है
ओठे तक पहुँचने तक जो है ना किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य सरकार ने रख रखा है। और भाई एक बात और क्या है सरकार की, जो किसान भाई अपनी फसल को कहीं भी ले जा कर के भाई बेच सकते हैं, जड़ा भी उसने ज़्यादा भाव मिला रेट मिला ओड़ा जाकर वो बेच सका है और कंट्रैक्ट भी कर सका है भाई। पहला जो भी कंपनियां हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सका है, और ये नहीं है कि भाई उस ज़मीन पर उसका हक हो जाएगा, नहीं तो ये तो जो भाई मालिकाना जो हक है वो किसान का रहेगा, और किसी भी ज़मीन पर किसी भी तरह का कोई अधिकार जो है ना दूसरे व्यक्ति का नहीं होएगा। तो भाइयों ये तो करी हमने चर्चा, और अब करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन। तो आओ सुनते हैं भाइयों ये लोकगीत। हरी भरी तरकारी ली लो, आलू मटर टमाटर ली लो, हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। आलू गोभी मटर टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, आलू गोभी मटर टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, टिंडा भिंडी कचिया तोरी, हरा पुदीना ले ले छोरी, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। मेथी पालक प्याज बेचते, सस्ती सब्जी आज बेचते, मेथी पालक प्याज बेचते, सस्ती सब्जी आज बेचते, गमन ते आए अलबेले, घिया पेठा और करेले, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो। खरीदार दिलदार मिलाना, मर्जिला बीमार मिलाना, खरीदार दिलदार मिलाना, मर्जिला बीमार मिलाना, बहुत बड़ी लाचारी ली लो, नैनों से जलजारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, लीलो लीलो लीलो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो रे ली लो।
और ये भाइयों चर्चा करेंगे मौसम के बारे में और कल के कृषि जगत के कार्यक्रम के बारे में। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 5 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो अधिकतम तापमान रहेगा वो रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। और कल का जो कार्यक्रम रहेगा हमारा कृषि में वो रहेगा ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों का उपयोग और उनकी देखभाल। आज की नसीहत में हम चर्चा करेंगे अधिक लाभ के लिए मसालों की काश्त किस तरह करनी है। और अब जो है ना चर्चा करेंगे कि गेहूं के मुख्य जो कीट हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है, यानी कि उनकी रोकथाम किस तरह करनी है। तो देखियो किसान भाइयों, जो गेहूं है आजकल लोगों ने जो है ना अपने खेत में गेहूं में पानी लगा रखा होगा और आजकल मौसम भी ऐसे ही है और लेकिन धुंध पड़ रही है। धुंध भी जो है ना गेहूं के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है और इसीलिए जो ना गेहूं की जो उगाई है वो देश में जो है ना हमारे में सबसे ज़्यादा है। और गेहूं के रोगों की बात करें, यानी कि उसके जो कीट हैं जो उसको हानि पहुंचावा, उनका किस तरह फिर प्रबंधन भी करना बहुत ज़रूरी है भाइयों। तो सबसे पहला बात करेंगे गेहूं का पत्ती माहू रोग के बारे में। इसके जो लक्षण है किसान भाइयों, इस कीट का जो शरीर है कोमल और पीले हरे रंग का होगा और इस कीट के निफ और जो वयस्क पौधे हैं उनके कोमल जो भाग है ना और बाड़ियाँ का ये रस चूसकर उन पेड़ों को, यानी कि जो हमारी गेहूं की फसल है उसको नुकसान पहुंचावा है, जिससे फसल का जो उत्पादन है और उसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी प्रभावित होगी। और कीट का जो प्रकोप है गेहूं पर भी देखने में आवेगा, जौ पर, जई पर, इन सारी फसलों में, यानी कि ठंडे और बदली वाला जो मौसम हो जाएगा इस मौसम में ये ज़्यादा दिखाई देगा। और इसका जो प्रबंधन करना है आपने, एक तो फसल अवशेष हैं और खरपतवार है उनको अच्छी तरह नष्ट करना चाहिए। दूसरा, नाइट्रोजन उर्वरक को जो है ना सही मात्रा और सही टाइम पर उसको हमने देना है। और खेत के चारों ओर भाई मक्का या फिर ज्वार या फिर बाजरा की जो 4-4 लाना जो रक्षक फसल के रूप में आपने लगा देनी चाहिए। और जब कीट की संख्या भाई ज़्यादा लेवल पे आ गई तो आपने क्या करना है इस कीट के लिए, एक तो आपने जो दवाई लेनी वो है क्यूनाल फास 25 EC की नामक दवाई लेकर के आपने 1000 मिलीलीटर पानी लेकर के उसमें 500 से लेकर 1000 पानी प्रत्येक हेक्टेयर की दर से फिर जो है ना दवाई मिलाकर आपने खेत में छिड़काव करना है। दूसरा रोग आवा भाई इसी तरह गेहूं में डिमक। इसका जो लक्षण की बात करें तो डिमक जो है ना पूरे उत्तर और जो मध्य भारत है हमारा उसमें गेहूं की फसल का एक मुख्य हानिकारक कीट है। और डिमक का प्रकोप बुआई के तुरंत बाद और कभी कभी तो भाई फसल पकने की अवस्था पर भी आ जाए। और यो कीट बढ़ते हुए मौसम के अनुसार देखेंगे कि जो बढ़ रहे पौधे हैं उनकी जड़ों और उनके तनों को यूँ खा जाए और यहाँ तक कि जो पौधे के मरे हुए जो उत्तक हैं उनका सेलुलोज बनाकर भी ना खा जाएंगे। और इसके प्रकोप से भाई पौधे धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और ऊपर खींचना और आसानी से बाहर निकल आवेंगे यहाँ। और बाड़ी आने पर फसल पकेगी जब उसकी अवस्था पर भी प्रकोप होने पर बाड़ियाँ एक तो सफ़ेद दिखाई देंगी अपना। और ये जो कीट है ना अड़की भूमि में ज़्यादा नुकसान पर पहुँचावा यू, तो इसका भी आपने प्रबंध करना है। एक तो गर्मियों के मौसम में अपने खेत की जुताई करनी बड़ी ज़रूरी है। बुआई से पहला भाई खेत में सड़ी हुई देसी खाद का प्रयोग करना है। देरी से बुआई करने से आपने बचना है। और खेत के आसपास भाई डिमक द्वारा जो बनाए गए डिमकोड़ हों उन्होंने खोद का या फिर भाई कई तरह देखा है कि उसमें दवाई भी डाला है हम, जिस तरह के मिथाइल है, ब्रोमाइड है। और इससे जो रानी डिमक है उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिमक की कॉलोनियों को नष्ट करने खातिर भाई डिमकोल के अंदर कुछ जो है ना क्रूड ऑयल या फिर इमल्सन का प्रयोग आपने करना चाहिए। खेत में नीम के 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भाई प्रयोग कर लें। और बीजों का जो है ना क्लोरोपाइरीफास 20 EC की ताकत वाला लेकर दवाई और 3-4 मिलीलीटर या फिर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और खड़ी फसल में जो क्लोरोपाइरीफास है 20 EC की ताकत वाली दवाई 4 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई पानी के साथ आपने उसको देना है। और भाई गेहूं धान का गुलाबी तना बेधक भी है एक,
यो भी रोग है। और गेहूं की फसल को मुख्य रूप से भाई नुकसान जो है ना इल्ली के द्वारा फैला देगा। और इल्ली जो है ना तने में घुस का है और उसके जो उत्तक हैं उनको वो खा जाएगी, जिसके कारण भाई फसल का जो शुरू की अवस्था है उसमें तने से लेकर डेड हार्ट बन जावा और प्रभावित पौधे भाई पीले पड़ जाएंगे, जिन्हें आसानी से भाई उखाड़ा जा सका है। और इसका भाई आपने प्रबंधन भी करना है। प्रबंधन खातिर एक तो फसल अवशेष को और खरपतवार को भाई नष्ट करना है। दूसरा, टाइम टाइम पर भाई सिंचाई के स्तर को बढ़ा दें। और जो निचले हिस्से में जो जमा कीट के अंडे हैं उन्हें पानी में डूब कर वो नष्ट हो जाएंगे ज़्यादा पानी देने से। और कीट जो जड़ा दिखा भी कीट आगे पेड्डे को उसको निकाल कर भाई नष्ट कर दें, उस पेड्डे को खेड़ लें वहाँ तक खेत में, ताकि दूसरे पेड्डिया के अंदर वो ना जा सके। नाइट्रोजन उर्वरक को भाई सही मात्रा और टाइम पर भाई आपने विभाजित करके देना है। और पक्षियों के बैठने खातिर भाई खेत में जगह जगह टी आकार के 10 खुंटी प्रति एकड़ आपने लगा देनी चाहिए, ताकि वो कीट आए बाहर आए उनको वो खांदे रहे। और इस कीट के प्रकोप को ज़्यादा हो तो भाई अपना क्विनोलोफास 25 सीसी की दवा लेकर के 1300 मिलीलीटर पानी लेकर उसमें 500 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोल बना कर फसल के ऊपर आपने छिड़काव करना है, तो भाई उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और एक रोग और है जिस तरह के जड़ का माहू, जिसने अपन रूट एफिड भी कह दें, इसका जो लक्षण अपना देखने में आवेगा वो रहेगा जो जिस तरह के कई बार देखा है कि जो भारत का जो एरिया है, कुछ क्षेत्र है भारत का, जिस तरह के उत्तर पश्चिमी मैदान है या फिर उत्तर पूर्व के जो मैदान है, इनमें ज़्यादातर ये देखने में आवा यो जो कीट है गेहूं को, जौ को और जई को, इन सारी फसलाना जो भूमिगत तने हैं या फिर उसकी जड़ें हैं उन्हें खा कर भाई नुकसान पहुँचाता रहे। और जड़ जो ना माहू कॉलोनी के रूप में रहकर जड़ों से रस चूसा है और पौधे को भाई काफ़ी पत्तियाँ जो है को सुखाड़ दे आए पौधे की, जिससे भाई किसान भाई का काफ़ी नुकसान होने की संभावना बनी रहे। और ऐसे पौधे को उखाड़ कर देखते ही भाई उसको जो है ना रूट एफिड की कॉलोनियाँ जड़ते आसानी से देखी जा सकें। और एक काम और करना अपने, जितने भी ये पौधे हैं जो बीमारी से ग्रसित हो गए, उन पौधों के आसपास कई बार देखने में आवे कि जो चींटियां हैं जिन्हें कीड़ी कह दें भाई, वो काफ़ी संख्या में नजर आवेंगी, जो कि मीठे चिपचिपे पदार्थ को वो खावें और रूट एफिड को जो है स्वस्थ पौधों में फैलने का कार्य वो करती है। और अधिक तापमान या फिर जीरो टिलेज तकनीक द्वारा इस कीट को सक्रियता की ओर जो है ना बढ़ावेगी। और इस कीट के द्वारा फसलों में भाई 30% तक नुकसान देखा जाएगा। अगर आपने इसका भी प्रबंधन करना है तो आपने एक तो बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत जरूरी है। कीट का प्रभावी नियंत्रण खातिर भाई बुआई के 21 दिन बाद नीम तेल 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सिंचाई के साथ अपना प्रयोग करना है। एक बात हो रहा है, एक रोग देखने में आवे कई बार गेहूं की ब्रूथी, जिन्हें ब्राउन वाइट माइट बोला है। इसके जो लक्षण अपना देखने में आवेंगे वो आवेंगे सूखे की अवस्था में भाई ब्रूथी का प्रकोप ज़्यादा हुआ है। और बरानी और सिंचाई दोनों तरह की ज़मीन पर, जिस तरह के राजस्थान का, कुछ मध्य प्रदेश और हरियाणा में काफ़ी नुकसान कर दिया यो कीट। और इसके जो शिशु हैं या फिर वयस्क हैं, दोनों पत्तियों के ऊपर और नीचे की सतह पर भाई वो देखने ना मिलेंगे और उनके जो है ना वो रस चूस जाएंगे और बाड़िया पर वो रस चूस कर उन्हें ना नुकसान पहुंचा देंगे। तो इसका प्रबंधन करना भाई, एक तो प्रॉपर जीट 57% SC या फिर डाइकोफोल 18.5% EC नामक दवाई लेकर 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर आपने इसका छिड़काव करना है। एक बात का और ध्यान रखना, इसके साथ साथ इसका जो प्रबंधन करेंगे आप, वो भी आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोपराइटर 57% EC है उसको अच्छी तरह 1.5 लीटर जो है ना मिलीलीटर लेकर के प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर वो उसका छिड़काव करना है। इस बात का ध्यान रखें। एक रोग और आ जाए कई बार गेहूं की फसल में, वो है प्रबंधन किस तरह करना है इसका, सैनिक कीट यानी कि कटवर्म। इसका जो लक्षण है, इस कीट का प्रकोप भाई देश के कई हिस्सों में देखने न मिला। और इस तरह के, जिस तरह इल्ली पत्तियों के किनारे से मध्य सिरा की ओर इस तरह खावा और नुकसान पहुंचावा, इसके साथ साथ पौधों के बढ़ने वाला जो भाग है उसको भी वो नुकसान पहुंचाती रहे। और कीट की जो इल्ली है फसल पर सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा वो सक्रिय रहेगी। प्रबंधन करना आपने, फसल अवशेष को खरपतवारों को नष्ट करना है। पक्षियों को बैठने के लिए खेत में जगह जगह पर टी आकार के भाई 10 खुंटी प्रति एकड़ के हिसाब से आपने लगानी है। नाइट्रोजन उर्वरक की सही मात्रा को टाइम पर आपने देना है। और इसके लिए आपने जो दवाई लेनी है वो है कार्बेरियल
50% WP दवा की जो है ना 2 किलोग्राम या फिर डाइक्लोरोवास 76% EC दवाई का जो है ना 627 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अपना छिड़काव करना है। कई बार चूहे का भी प्रबंध करना पड़ा खेत में, तो चूहे भी भाई कई बार खेत में साफ सफाई और चूहे द्वारा अपना रहने के लिए बनाए गए बिलों को भाई नष्ट कर दें। खेत के चारों और उनके छिपने के स्थानों को भाई फसल अवशेष खरपतवार या वैकल्पिक जो खाद है स्रोतों को आपने नष्ट कर देना है। तो ये बातें भाई हमने बताई आपको कि गेहूं के जो प्रमुख कीट हैं जो हानि पहुंचा हुआ फसल ना, और उनका प्रबंधन किस तरह करना है, तो ये तो चर्चा करी। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कृष्ण भाई ने देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।